नमस्कार। इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और इस लेसन के साथ हम शुरुआत करेंगे जो ज्योतिष के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं प्लैनेट्स के और राशिस के करेक्टरिस्टिक्स और उनके सिग्निफिकेशंस, उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानने का। नॉर्मली ये टॉपिक बहुत बोरिंग फील होता है, क्लासेस में कई बार जल्दी स्टूडेंट्स को बता के इसे ख़त्म कर दिया जाता है और यहीं से फाउंडेशंस वीक होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स में मैं जो भी चीज़ों को डिस्कस करूँगा ये फाउंडेशन है एस्ट्रोलॉजी के, हमारी प्रेडिक्शंस के। अगर ग्रहों के, राशियों के बारे में हम इन चीज़ों को ढंग से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो कभी हम एस्ट्रोलॉजी को उसके रूट से नहीं पकड़ पाएंगे और वो एक मगिंग अप या रटने का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बन जाएगा। तो यहाँ से सीरियस एस्ट्रोलॉजी की तरफ हमारे लेसन सब थोड़ा मूव होना शुरू होंगे और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेसन्स को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखेंगे। नॉर्मल ये अभी तक बेसिक फंडामेंटल्स के ही लेसन्स होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में भी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। एक इंट्रोडक्शंस होंगी ज्योतिष को समझने के लिए, ग्रहों को समझने के लिए। तो दिव्य शास्त्र में आपका स्वागत है और इस दिव्य यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक आशीष जैन। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेसन्स को, इन प्लैनेट्स के इन करेक्टरिस्टिक नेचर को जानने के लिए। तो मूव करते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। द फर्स्ट थिंग, जब भी हम ज्योतिष को जानने या सीखने की कोशिश करते हैं, हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हम ज्योतिष के बारे में बात करते हैं, तो हम सबसे पहले हमारे सुनने में क्या आता है? मैलेफिक प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट। कौन कौन से प्लैनेट्स हमारे लिए मैलेफिक हैं कुंडली में, कौन कौन से बेनिफिक्स हैं? तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो पराशर ऋषि ने अपने ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र में शुरुआत में ही दी है। अब देखें, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो एक बहुत लूज ट्रांसलेशन है। यहाँ हमने ग्रहों को मैलेफिक, बेनिफिक और न्यूट्रल कह के ट्रांसलेट कर दिया है, परंतु जो ऋषि ने इनको अपने श्लोक में बताया है, उन्होंने बताया है क्रूर, सौम्य और समग्रह। तो क्रूर का मतलब मैलेफिक नहीं है। मैलेफिक का मतलब तो वह हुआ, मैलेफिक का मतलब हुआ कि हमेशा बुरा या गंदा करने वाले। बेनिफिक का हमेशा अच्छा करने वाले। और न्यूट्रल का मतलब जो ना बुरा करेंगे ना अच्छा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ग्रह हैं क्रूर, सौम्य और सम। क्रूर को समझिए, ये हार्श प्लैनेट्स हैं। क्रूर मीन्स ये सॉफ्ट नहीं है किसी के ऊपर। ये अपने रिजल्ट्स हमेशा बहुत स्ट्रांगली और बहुत फोर्सफुली देते हैं, आपको पसंद आए चाहे ना पसंद आए। क्रूर ग्रहों में आते हैं मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु, यानी मार्स, सैटर्न, सन, राहु एंड केतु। सौम्य ग्रहों में या बेनिफिक प्लैनेट्स जिसको हम कह दिया जाता है, जिसे हम यूज़ करेंगे जब भी इंग्लिश की बात करेंगे, वो आते हैं जुपिटर और वीनस। और न्यूट्रल या सम में आते हैं मून और मर्क्यूरी। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो क्रूर ग्रह हैं वह अपने रिजल्ट्स को हमेशा, जैसे मैंने बताया, स्ट्रांगली और बहुत फोर्सफुली देते हैं। यानी अगर कोई क्रूर ग्रह की हमारे कुंडली में एफ्लिक्शन है, खराब हैं, वो कहीं ना कहीं से हमारे को दुख या तकलीफ देने के कारक बनते हैं, तो ये बहुत बुरी तरीके से और उस तरीके से देंगे कि व्यक्ति को बिल्कुल तोड़ के रख देंगे। मार्स बहुत वायलेंटली देगा, सैटर्न उसी हिसाब से दुख और व्यथा के साथ देगा, सूर्य बहुत स्ट्रांग टीचिंग्स के साथ देगा, और राहु और केतु तो अपने आप में एक बहुत ही मैलेफिक साइड्स के प्लैनेट्स हैं मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स के लिए अगर हम बात करते हैं उस लिहाज से। बेनिफिक प्लैनेट्स में जुपिटर और वीनस जो आते हैं, अगर ये हमारी कुंडली में अगर ख़राब या मारक या किसी प्रकार के बैड हेल्थ इस टाइप को डिनोट करते हैं, जब भी इनकी दशा होगी तो ये सॉफ्टली देंगे उस चीज़ को। ऐसा नहीं है व्यक्ति को बिल्कुल तोड़ के रख दें, टाइम ये भी ख़राब देंगे, बट ले बीच बीच में कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत व्यक्ति को रिलीफ प्रेजेंट करते रहते हैं।
जो क्रूर ग्रह हैं इनका पर्पस है हमें एक लेसन को सिखाना, बिल्कुल एक बहुत स्ट्रॉन्ग या एक क्रूर टीचर की तरह। और सौम्य ग्रहों का, सॉफ्ट ग्रहस का जो तरीका होता है वो एक सॉफ्ट और शांत तरीके से होता है। अब मून और मर्क्यूरी सम का मतलब है इनकी अपनी कोई पर्टिकुलर नेचर नहीं है। मर्क्यूरी यह बुरे के साथ बैठेगा तो बुरा बन जाएगा, अच्छे के साथ बैठेगा तो अच्छा बन जाएगा। यानी मर्क्यूरी की नेचर ऐसी है, अगर ये क्रूर ग्रहों के साथ जाके इनके उसमें बैठ जाएगा, ये इनकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, मौज मस्ती, अपना जो है दुख देना या वायलेंटली बिहेव करना। और अगर सौम्य ग्रहों के साथ बैठेगा तो ये सौम्य के तरह से बिहेव करेगा और ये सॉफ्ट बन जाएगा। और मून के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी लाइट के हिसाब से रिजल्ट देता है, लाइट यानी प्रकाश। अब मून के प्रकाश को हम डिनोट करते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष द ब्राइटर हाफ ऑफ द मून और कृष्ण पक्ष द डार्कर हाफ ऑफ द मून। यानी कि ब्राइटर हाफ का मतलब हो गया जब अमावस्या से पूर्णमासी की तरफ चंद्र चलता है तो वह ब्राइटर हाफ या शुक्ल पक्ष कहा जाता है, और जब पूर्णमासी से अमावस्या की तरफ चलता है तो वह कृष्ण पक्ष डार्कर हाफ हो जाता है। तो एक कंसिडरेशन तो ये होता है कि शुक्ल पक्ष का मून बेनिफिक है और कृष्ण पक्ष का मून मेलेफिक या क्रूर है। और एक स्पेसिफिकेशन इसमें यह भी आता है कि सप्तमी से अष्टमी तक का, यानी उस टाइम मून में मैक्सिमम लाइट होती है। तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी से लेके शुक्ल पक्ष की सप्तमी, कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तक का जो मून है उसे बेनिफिक माना जाता है। और उसके जो बचे हुए 15 दिन होते हैं, यानी शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तक, वह मेलेफिक माना जाता है। तो मैं इस एस्पेक्ट पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ क्योंकि इस दौरान मून की लाइट सबसे ज़्यादा होती है। तो ये एक बेसिक करेक्टरिस्टिक था मेलेफिक, बेनिफिक, न्यूट्रल या क्रूर, सौम्य और सम को समझने का। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा रिजल्ट दे सकता है, कोई भी ग्रह कुंडली में मेलेफिक नहीं है, बेनिफिक नहीं है। हाँ, क्रूर और सौम्य ज़रूर हैं। तो मेलेफिक और बेनिफिक सिर्फ हम इसको कहेंगे, अगर कभी इंग्लिश में डिनोट करेंगे तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक इसका पर्पस समझना ज़रूरी है कि वह अपने रिजल्ट्स को किस तरह से नेटिव को, जातक को देते हैं। उस लिहाज से ये ग्रह मेलेफिक, बेनिफिक, न्यूट्रल या क्रूर, सौम्य और सम है। एक्चुअल में कोई भी ग्रह कुंडली में अच्छा रिजल्ट दे सकता है और कोई भी ग्रह बुरा रिजल्ट दे सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जुपिटर हमेशा ही अच्छे रिजल्ट देगा और मार्स हमेशा बुरे ही रिजल्ट्स देगा। उनके रिजल्ट्स देने के तरीके उनको क्रूर, सौम्य या मेलेफिक और बेनिफिक बनाते हैं। ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए और यह मानना बंद कर दीजिए कि यह ग्रह खराब हैं और यह ग्रह अच्छे हैं। जब रिजल्ट्स की बारी आएगी तो कोई भी ग्रह अच्छा हो सकता है और कोई भी ग्रह बुरा हो सकता है। और इसमें, क्योंकि अगर आपने मेरी वो सीरीज़ देखी हो नवग्रह के अवतारों के बारे में, तो हर ग्रह की एनर्जी लेके एक सर्टेन पर्पस से नारायण ने एक एक अवतार लिया। तो अपने अपने समय में, अपने अपने पर्पस से, अपने अपनी लाइफ में, हमारे समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हर ग्रह का अपना एक रोल है। और मेलेफिक या बेनिफिक कोई नहीं है, क्रूर और सौम्य है ग्रह। तो आई थिंक मैं अपनी बात को क्लियर करने में यहाँ सक्सेसफुल हूँ। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्पेसिफिकेशंस की ओर। अच्छा, मैं एक छोटा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगा। पराशर ऋषि ने मोस्ट बेनिफिक ग्रह बताया है वीनस और मोस्ट मेलेफिक ग्रह बताया है मार्स। अब ये स्पेसिफिकेशन भौतिक, मेटेरियलिस्टिक वे से परफेक्ट है। जब हम भौतिकवाद की बात करते हैं, दुनियादारी की बात करते हैं, तो वीनस सबसे मोस्ट बेनिफिक ग्रह माना जाता है एंड मार्स मोस्ट मेलेफिक है। पर यही बात अगर हम सोल लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे करें तो सबसे मोस्ट बेनिफिक ग्रह बन जाता है जुपिटर और मोस्ट मेलेफिक ग्रह बन जाता है सैटर्न। डिटेल्स में इनके बारे में बीच बीच में हमेशा बातें होती रहेंगी, यहाँ पर टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाते। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। जिस प्रकार से देखिए, इसमें राहु केतु है, केतु वैसे मेलेफिक माना गया है, लेकिन अगर हम बात स्पिरिचुअलिटी की करते हैं तो केतु बेनिफिक ग्रह बन जाता है।
हम बात मैरिज की करते हैं तो केतु शादी का कारक है, तो उस पर्पस पे बेनिफिक बन जाता है। तो एक बहुत ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है ग्रहों को समझने की। हर पर्पस से, हर स्थिति के हिसाब से ग्रहों के क्रूर, सौम्य, सम या मैलिफिक, बेनिफिक, न्यूट्रल की डेफिनेशंस चेंज होती रहती है। ये सिर्फ एक बिगनिंग है फंडामेंटल्स को समझने के लिए, और स्टार्टिंग में आप इसको इसी तरीके से समझिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्पेसिफिकेशंस की तरफ। ये है स्थिर प्लैनेटरी स्टेटस। यहाँ स्थिर को मैंने एक स्पेसिफिक वजह से लिखा है, क्योंकि ग्रह स्थिर के हिसाब से यह स्टेटस है। एक और ग्रहों की स्पेसिफिकेशंस होती है, वो होती है चर। चर एक एडवांस टॉपिक है जहाँ ग्रहों की डिग्रीज के हिसाब से ग्रहों की 8 या 9 ग्रहों की एक आत्मा कारक, अमात्य कारक के रूप में डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, और वहाँ ग्रहों के रोल अलग तरीके से डिफाइन होते हैं। परंतु अभी हम सिर्फ स्थिर प्लैनेटरी स्टेटस के बारे में बात करेंगे। तो उसके हिसाब से नवग्रहों को एक प्लैनेटरी कैबिनेट, जिस तरीके से आप किसी भी देश को, किसी भी संस्था को चलाने के लिए टॉप हायरार्की होती है कि कौन सबसे टॉप पे बैठा है, उसके नीचे 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 कौन कौन लोग का क्या क्या रोल होता जाता है, उसी प्रकार से ग्रहों को भी एक प्लैनेटरी स्टेटस दिया गया है। तो उस स्टेटस के हिसाब से सूर्य को किंग या राजा माना गया है, मून को क्वीन या रानी माना गया है, बुध को या मर्क्यूरी को प्रिंस माना गया है, जुपिटर और विनस ये मिनिस्टर्स या एडवाइजर्स हैं सन और मून के। जो प्लैनेटरी कैबिनेट में किंग और क्वीन है, उसके एडवाइजर जुपिटर और वीनस, क्योंकि ये दोनों जो हैं गुरु ग्रह हैं। एक देवताओं का गुरु है, एक असुरों का गुरु है, तो इनको जो है एडवाइजर्स माना गया है। मंगल, मार्स, अब आपको याद होगा नरसिम्हा अवतार, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो या आप जानते हो, तो उनका जो विभत्स रूप है, बहुत खूंखार, बहुत ही बिल्कुल मार्शियन रूप, लड़ाई वाला, तो ये जनरल यानी कि सेनापति हैं, जो सेना के सेनापति हैं मंगल। जो आर्मी है वह है राहु और केतु। राहु अटैकिंग फोर्स, केतु डिफेंसिव फोर्स। और जो सर्वेंट्स हैं, सेवक हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो सब डिनोट होते हैं सैटर्न के साथ। अब देखिए इसका अगेन मैं एक ही वीडियो में एक छोटे से टॉपिक के साथ एक इंट्रोडक्शन है फंडामेंटल वीडियोस में, इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको जितना नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर देखें इनके यूज़ कई जगह पे होते हैं। लाइक अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि हम राजा या देश को देख रहे हैं, तो वहाँ पर कोई ओथ टेकिंग सेरेमनीज़ हैं, कोई नया जो है पार्टी जो है किसी कंट्री को रूल करने आ रही है, तो वहाँ पर इन प्लैनेट्स की, प्लैनेटरी कैबिनेट्स का बहुत यूज़ हो जाता है कि किस प्रकार से किंग का बिहेवियर कैसा रहेगा, मिनिस्टर्स का, होम मिनिस्टर्स का, एडवाइजर्स का बिहेवियर उस पर्टिकुलर कैबिनेट में, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में कैसा रहेगा। वहाँ पर प्लैनेटरी स्टेटस का बहुत महत्व हो जाता है। या फिर आप अगर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड भी जो है सन उसका कारक हो जाता है। तो उस प्रकार से आपका गवर्नमेंट में किंग के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। आपको गवर्नमेंट, आप बिजनेस में हैं तो गवर्नमेंट आपको कितना परेशान करेगी, किंग आपको कितना परेशान करेगा। तो वहाँ अगेन तो अलग अलग कॉन्सेप्ट से, अलग अलग जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं कुंडली में, उसके हिसाब से इन सब की अलग अलग एक यूटिलाइजेशंस बन जाती है, जो हम आगे जब इनको हम कुंडली के बारे में जानेंगे, हम एग्जाम्पल की कुंडलीज लेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि इनका यूज़, कारकत्वों का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है तत्व और गुण, मेरे हिसाब से मेरी ज्योतिष जर्नी में ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप किसी व्यक्ति को देखें, अब तत्वों को हम फटाफट पहले नज़र मार लेते हैं। 5 तत्वों का जिक्र है, अग्नि, जल, सॉरी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो गया, गलत लिखा गया है, कोई बात नहीं। जल यानी वाटर, पृथ्वी यानी अर्थ, और वायु यानी एयर। तो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड ईथर।
तो फायर के ग्रह हैं मंगल और सूर्य, जल चंद्र और शुक्र, अर्थ मर्क्यूरी, एयर सैटर्न और आकाश तत्व है बृहस्पति। तत्वों का हमारे जीवन में, हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारे 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां इन्हीं 5 तत्वों के रिलेशंस में कंट्रोल होती हैं। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना है। जब अंतिम संस्कार होता है हिंदू सनातन धर्म में, जब इसको जब बॉडी को जला दिया जाता है तो कहते हैं अपने शरीर को 5 तत्वों में विलीन कर देना। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में इन 5 तत्वों का बहुत ही अहम रोल होता है। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु में ये जो 4 तत्व होते हैं, फायर अर्थ एयर एंड वाटर, इन 4 तत्वों को अपना जो 8 डायरेक्शंस होती हैं उनके हिसाब से, जो अपनी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ को जो डायरेक्शंस होती हैं अपनी, उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यही 4 तत्वों को उसमें यूज़ किया जाता है। और अगर इन 4 तत्वों को हम कहते हैं कि बैलेंस कर दिया जाए तो 5वां तत्व यानी आकाश अपने आप बैलेंस हो जाता है। ये 4 तत्व फायर अर्थ एयर एंड वाटर, यह रिजाइड करते हैं, यह रहते हैं धरती पर। और 5वां तत्व आकाश, यह है स्वर्ग में या स्पेस में। इसीलिए आकाश का कारकत्व सिर्फ बृहस्पति या देवगुरु के पास है। तो मंगल और सूर्य अग्नि को डिनोट करते हैं। अब एक जस्ट आपको एक हिंट या एक आपको जस्ट एक टेस्ट दूंगा कि इनमें क्या फ़र्क होता है, क्योंकि हमें जो तत्व और गुण की जो मैं बात कर रहा हूँ ये अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक्सप्लेन करें तो मैं पूरा का पूरा एक कोर्स या पूरी अपनी 8-10 दिनों की पूरी वर्कशॉप इन 2 टॉपिक्स पे डिवोट कर सकता हूँ। तो लेकिन यहाँ मैं टेस्ट जस्ट देने की कोशिश करूँगा कि एक जनरल फॉर्म में कह दिया जाता है अग्नि के कारक मंगल और शनि, जल के कारक चंद्र और शुक्र, पर इन सब में भी फर्क है। अग्नि, अब मंगल भी अग्नि है, सूर्य भी अग्नि है, तो इन दोनों अग्नियों में फ़र्क क्या है? ऑब्वियसली जब ऋषि ने इन दोनों को अग्नि ग्रह से जोड़ा है, अग्नि से इन दोनों ग्रहों को जोड़ा है, तो कुछ तो फ़र्क होगा ना अग्नि में। तो देखिए मंगल का कारकत्व क्या है। मंगल, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, फ्यूरियस, फुल ऑफ एनर्जी, पावर से भरा हुआ एक, जिसे हम कहते हैं मार्शियन प्लैनेट है। तो यह डिनोट करता है अग्नि के हीट पार्ट को। आप समझिए, अग्नि में एक पार्ट होता है अग्नि की गर्माहट, अग्नि की हीट, ये अग्नि की एक क्वालिटी है। मंगल अग्नि की हीट डिनोट करता है और सूर्य डिनोट करता है अग्नि में लाइट को। अग्नि रोशनी भी देती है, अग्नि का जब प्रज्वलन होता है तो रोशनी भी आती है। सन लाइट है, मार्स हीट है, और दोनों ही अग्नि तत्व हैं। इसी प्रकार अगर जल तत्व की बात करें तो चंद्र और शुक्र दोनों ही जल तत्व हैं। तो मून डिनोट करता है हमारे बॉडी के फ्लूइड्स को, जैसे कि वाटर, बॉडी का जो वाटर है वह, बॉडी में जो ब्लड है वह भी डिनोट कर सकता है। और वीनस डिनोट करता है बॉडी के लिविंग जो फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि सेमिनल फ्लूइड। जो इस प्रकार का जो वाटर तत्व है वो भी वाटर जल तत्व हैं, उनको वीनस डिनोट करता है। तो इस प्रकार से तत्व की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। मर्क्यूरी अर्थ तत्व है, पृथ्वी तत्व है। तो अर्थ को अगर हम बात करें तो जो भी धन संपदा, यह भी अर्थ है। तो मर्क्यूरी इसको डिनोट भी करता है। जो अर्थ है, कंकड़ पत्थर, या वैसे जो पृथ्वी का पार्ट है वह भी मर्क्यूरी की डिनोशन है। तो इस प्रकार से सैटर्न, वायु, प्राण वायु का भी कारक कहीं ना कहीं पर सैटर्न ही है। तो इस प्रकार से तत्वों को अलग अलग कंसिडरेशंस में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से हमें यूज़ करना आना चाहिए। और यह एक बेसिक फाउंडेशन है। अगर तत्व और गुणों को आपने बहुत अच्छी तरह से जान लिया, समझ लिया, सीख लिया, आप ये मानिए कुंडली ग्रह और इनके जो नेचर और करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे।
तो चलिए अब हम आगे अब बात करते हैं गुणों के बारे में। गुण, सारी सृष्टि, सारे ह्यूमन बीइंग्स, सब कुछ 3 गुणों में विभाजित है, तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण। हम सब में, हर व्यक्ति जो इस धरती पर पैदा हुआ है, इन गुणों की कुछ ना कुछ मात्रा है। किसी में कोई गुण थोड़ा अधिक है, किसी में कोई गुण थोड़ा सा अधिक है, परंतु इन सब गुणों की कुछ ना कुछ मात्रा हम सब के अंदर होती है। तो तामसिक गुण क्या होता है? पूरी बन रही है। तो तामसिक गुण क्या होता है? तमस को बेसिकली एक नेगेटिव फॉर्म में करके देखा जाता है, बट इसको नेगेटिव ना करके, तमस से रजस को नेगेटिव ना करके हमें यह समझना चाहिए कि तीनों गुणों को एक एक देवता जो है उसको डिनोट करता है। तामसिक, शिवा, द प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन क्या हमेशा एक नेगेटिव चीज होती है? मेरा आपसे ये सवाल है, इज डिस्ट्रक्शन ऑलवेज नेगेटिव? नो, डिस्ट्रक्शन इज नॉट नेगेटिव। डिस्ट्रक्शन इज द एंड फॉर अ न्यू बिगिनिंग। दैट इज व्हाट शिवा डज। एक जब शरीर का खत्म होता है, शरीर की जो, मैंने आपको याद हो कुंडली में सप्तम ग्रह जो मारक ग्रह था, वह, या उसमें मैंने बताया था ये दिन का शाम है, जो इवनिंग को शिवा डिनोट करता है। सप्तम भाव कुंडली का मारक ग्रह होता है, वह हमको शरीर, हमारी आत्मा को शरीर से मुक्त करता है। दैट इज ऑलवेज फॉर अ न्यू बिगनिंग, एक नया जन्म, एक नई सुबह के लिए शाम होती है। तो तमस इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। इसी प्रकार जो राजसिक गुण है, दैट इज क्रिएटिविटी, और इसके लॉर्ड है ब्रह्मा। हमारी उत्पत्ति एक क्रिएशन है जो ब्रह्मा ने एक राजसिक गुणों के इससे करी है। तो इस पृथ्वी पे जो भी हम कार्य कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए, एक मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट के लिए, वह सब राजसिक गुणों में आते हैं। इसलिए उसके कारक है वीनस और मर्क्यूरी। वीनस प्लैनेट ऑफ इमोशंस, मर्क्यूरी प्लैनेट ऑफ मटेरियलिज्म। धन के बारे में जैसे हमको ऊपर बताया था, पृथ्वी तत्व धन के लिए, तो मर्क्यूरी, ये आते हैं दोनों ग्रह राजसिक गुणों में। और सात्विक गुण होता है, इसके लॉर्ड है विष्णु। सात्विक इज बेसिकली द बैलेंसिंग नेचर, और इसलिए उसके लॉर्ड जो है, सस्टेनेंस के लॉर्ड जो है सात्विक गुणों के, वह है विष्णु। तो सस्टेनिंग जो है, जो बैलेंसिंग है, हाई कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर जो विजडम है, ट्रुथ है, अवेयरनेस है, विष्णु या जगन्नाथ उनको लीड करते हैं, और वह गुण है सात्विक गुण। राजसिक गुण क्रिएशंस, जो हमारी जो ग्रीड है, डिजायर्स हैं, और इसलिए उसको लीड करते हैं। जो हमारे जो भी बेसिकली इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड हमारी इच्छाएं हैं, उसके लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह आता है रजस गुण में, और इसलिए उसको लीड करते हैं ब्रह्मा। और तमस गुण बेसिकली डल, स्लो और विदाउट थॉट, अनकॉन्शियसनेस, जो डिस्ट्रक्शंस हैं उसको लीड करते हैं शिवा, और वह है तामसिक गुण। तो कोई भी गुण ना तो अच्छा है ना बुरा है। इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, एक मनुष्य जन्म की बात करते हैं, और सब में थोड़ी ना थोड़ी क्वालिटीज़ सब गुणों की ही होती है, और वह एक इंसान को एक बैलेंस लाइफ देती है। तो तामसिक गुण मंगल, शनि, राहु और केतु। सात्विक मैंने बताया वीनस मर्क्यूरी, वो राजसिक वीनस मर्क्यूरी, और सात्विक चंद्र, सूर्य और बृहस्पति। मंगल एनर्जी नहीं होगी, जील नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी? सैटर्न हार्ड वर्किंग नहीं होंगे तो कैसे बात बनेगी? अगर राहु थोड़े बहुत डिसेप्टिव नहीं होंगे, हमें जो है प्लानिंग नहीं करनी आती होगी, या तो कैसे बेसिकली हम इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप इसी रूप में देखिए, कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता, सबको हमें बैलेंस करके कुंडली को हमें एक बहुत ही ब्रॉडर और खुले दिमाग से सोचना चाहिए। तो सबसे पहले जो ज्योतिष पढ़ने का वो कॉन्सेप्ट है ना, बुरा और अच्छा, उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में उसके हिसाब से, ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से कुछ भी बुरा और कुछ भी चीज़ अच्छी हो सकती है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लास्ट स्लाइड की तरफ, और यह है डे एंड नाइट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स। दिन बली कौन से ग्रह हैं, रात्रि बली कौन से ग्रह हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पर एक आपको बताया है। सूर्य,
शुक्र और बृहस्पति, यह दिन बली या डे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं। चंद्र, मंगल, शनि, राहु और केतु यह रात्रि बली ग्रह हैं। और मर्क्यूरी जो है इसको ट्विलाइट यानी सुबह और शाम का जो वक्त होता है, जब दोनों समय मिलते हैं, एक तो सुबह के समय और एक शाम के समय, उस समय मर्क्यूरी बली होता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है मर्क्यूरी सुबह पूरे दिन पूरी रात यानी 24 घंटे ही बली रहता है, क्योंकि अब याद रखें मर्क्यूरी नेचर कैसी थी, जिसके साथ बैठेगा ये उसी के साथ रोज हो जाएगा। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, ये सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। बहुत ही डिप्लोमेटिक प्लैनेट है और इसलिए ये हर वक्त बली रहता है। कांग्रेस की गवर्नमेंट आए, बीजेपी गवर्नमेंट आए, ये सबके साथ अपना जो है वो बना लेगा सेटिंग। तो मर्क्यूरी इसलिए 24 घंटे बली रहता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, इसका पर्पस क्या है। हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए ना, सिर्फ बोल के हमें नहीं छोड़ देना इसको, हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। तो डे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट और नाइट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। अब समझ लीजिए जुपिटर आपकी कुंडली में मारक ग्रह है या मृत्यु तुल्य कष्ट या आपको कोई कष्ट देने का योग बनाता है, और जुपिटर की दशा आ जाती है, दिन बली ग्रह है, आप दिन के समय पैदा हुए हैं और कुंडली में ब्राइटर हाफ में, ब्राइटर हाफ कौन सा होता है ये शायद मैंने आपको बताया नहीं, मगर अब बहुत सी नई चीज़ होंगी जो मैं पर्टिकुलर आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, जब हम बातें करते रहेंगे तो बीच बीच में निकलती रहेंगी। तो जैसे ये कुंडली बनी है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल मैंने कुंडली बनाई है, इसमें थोड़ा बताना आसान रहेगा। तो कुंडली को अगर हम हाफ में डिवाइड कर देते हैं, मध्य से असेंडेंट की जो भी डिग्री होगी उस डिग्री से लेकर हम कुंडली को हाफ में डिवाइड कर दें, तो यह जो पार्ट है यह डे पार्ट है और यह जो पार्ट है यह नाइट पार्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य जब उदय होता है वो कहाँ पर होता है? असेंडेंट पे। जब वो ऐसे चलता है सूर्य, तो यहाँ पर आके हो जाती है शाम और यहाँ से फिर आ जाती है रात का समय चल के अगले दिन का सूर्योदय। तो दिस इज द डे पार्ट ऑफ द हॉरोस्कोप एंड दिस इज द नाइट पार्ट ऑफ द हॉरोस्कोप। तो अगर मैंने कहा कि जुपिटर जैसा ग्रह आपकी कुंडली में समझ लीजिए कोई कष्ट देने की क्षमता रखता है और उसकी दशा अंतरदशा आते हैं, परंतु जुपिटर अगर आपका बर्थ दिन के समय का है और जुपिटर ब्राइटर हाफ में कहीं बैठा हुआ है, इस तरफ को इस हिस्से में कहीं पे बैठा हुआ है, तो वह आपके जो के ऊपर थोड़ा सा दया भाव दिखा देगा। रिवर्स में ले लेते हैं, मैलेफिक प्लैनेट जो मैंने आपको कहा या क्रूड प्लैनेट जो मैंने कहा कि इन ये जैसे ये हैं, ये मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, और अगर ये नाइट इस पार्ट में कहीं पर बैठे हुए हैं और कहीं आपको कष्ट देने की क्षमता रखते हैं, जो मैंने बताया कि ये बहुत बुरी तरीके से पूरे बहुत क्रूर तरीके से देते हैं, तो इनकी क्रूरता में कमी आ जाएगी अगर आप नाइट में बॉर्न हुए हैं और प्लैनेट कुंडली के इस पार्ट में है। तो यह एक यूज़ है डे एंड नाइट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स का, और इस प्रकार से और भी यूजेस होंगे। हम जब भी कुंडली विवेचन में जाएंगे तो धीरे 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 इनके बारे में अब हम जानेंगे। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कास्ट ऑफ द प्लैनेट, या जिसे हम कहते हैं वर्ण या जाति। तो ऋषि ने कुंडलियों को, ग्रहों को इन राशियों में इन कास्ट में विभाजित किया है। जुपिटर एंड विनस, देवगुरु, असुरगुरु, ब्राह्मण, सूर्य और मंगल, राजा और सेनापति, क्षत्रिय, चंद्र और मर्क्यूरी, वैश्य प्लैनेट्स, सैटर्न शूद्र ग्रह, और अंतयज कहा जाता है राहु और केतु को। राहु जो कि चांडाल है और केतु जो दूसरी सब डिविजनल कास्ट्स को डिनोट करता है। तो यह एक कास्ट या वर्ण है प्लैनेट्स का। अब इसको अब हमें जो बेसिकली एक सिस्टम जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो हमारी सोसाइटी में माना जाता है, इसे उस तरीके से ना देखिए कभी भी ये सिस्टम इस तरीके से नहीं था जिस प्रकार से कि जन्म से किसी भी व्यक्ति की या किसी भी पर्सन की जाति नहीं डिसाइड होती है, वह डिसाइड होती है उसके कर्म से। एक ब्राह्मण का पुत्र अगर वेदों में इंटरेस्ट ना लेके बहुत अच्छा शूरवीर है,
तो उसको जबरदस्ती वेद पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वह इसकी जाति क्षत्रिय है, उसे सेना में भर्ती कीजिए, वहाँ उसके बेस्ट निकल के आएंगे। एक वैश्य का वो कोई संतान है, वो वेदों में बहुत पारंगत है, तो जन्म से हो सकता है वो वैश्य हो, परंतु उसकी जो कास्ट मानी जाएगी, उसका जो वर्ण माना जाएगा वह ब्राह्मण का ही माना जाएगा, क्योंकि उसकी जो बेस्ट कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसी तरीके से ही निकल के आती हैं। भारत में, इंडिया में कई जगह यह सिस्टम भी था कि जो गांव के जो प्रीस्ट होते हैं, गांव के कुछ व्यक्ति होते हैं, एग्जैक्टली मैं उसके बारे में उनके नाम उनकी उस पोजीशन को मेरे को याद नहीं उनको क्या कहा जाता है, परंतु वह बच्चे के संस्कार को देख के ही उसकी जाति डिसाइड करते थे। बाद में जब हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ा गया, बेसिकली जो 400-500 साल की इन्वेजन्स और गुलामी रही, उसमें इस जाति को जन्म के हिसाब से डिफाइन करना शुरू कर दिया गया, अन्यथा प्राचीन भारत में ऐसा कभी से भी नहीं था। एनीवेज, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का यहाँ पर अंत करता हूँ। ये बहुत बेसिक चीज़ें थी। इनिशियली मैंने सिर्फ 6 ही क्लासिफिकेशंस आपको बताई हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम क्लासिफिकेशंस के बारे में जैसे जब जहाँ जो यूज़ आता जाएगा, मैं उस टाइम पे उन क्लासिफिकेशंस को और फर्दर बताता रहूँगा। अभी मेरे को जो लगा, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्लासिफिकेशंस हैं, मैंने वह आपको बतानी ज़रूरी समझी, और एक आपको टेस्ट दिया कि किस प्रकार से हर ग्रह को किस डिस्ट्रीब्यूशंस दिया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। इसी प्रकार से राशिस का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगले वीडियोस में हम राशिस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। अब प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वाक्य एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं मेरे इन वीडियो से, तो इस वीडियो के साथ अगले वीडियोस को बहुत सीरियसली और पूरा देख के फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट सेव कीजिए, और आपके जो भी अगर जानने वालों को वीडियो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो उन्हें मेरे वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मुलाकात होती है। धन्यवाद।